सावित्री अपने घर के सारे सामान से बहुत प्यार करती थी। सावित्री का अगर घर का सामान खराब हो जाया करता था, सावित्री कचरे में नहीं डालती थी और ना ही बेचा करती थी। सावित्री बहुत ही ज़्यादा कंजूस होती है। सावित्री के बेटे की शादी होती है। सावित्री की बहू काजल किचन में खाना बनाने जाती है। काजल से गैस चूल्हा नहीं जल रहा था। बहुत पुराने होने की वजह से गैस चूल्हा खराब हो गया था। काजल को काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर काजल अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी चूल्हा नहीं जल रहा, शायद वो बहुत पुराना हो गया है। माँ जी जो चूल्हा मैं लाई हूँ वो लगा लूँ, उससे खाना बन जाएगा। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी। अरे क्या बोल रही है बहू, तू जानती है मेरे दहेज का सामान है ये, और मैं अपनी चीज़ों को ऐसे कबाड़े में नहीं फेंकती। मैं अपने सामान से बहुत प्यार करती हूँ। तेरा दहेज में जो चूल्हा मिला है उसे रखा रहने दे। अभी तो इसी से काम कर और कोशिश कर ले, चूल्हा जल जाएगा। अपनी सास की इतनी कंजूसी देखकर काजल भी हैरत में हो जाती है। फिर काजल वापस किचन में चली जाती है। काफ़ी देर के बाद चूल्हा जल जाता है। काजल सबके लिए नाश्ता बनाती है। मैंने दुनिया में कंजूस लोग ज़रूर देखे हैं, पर अपनी सास की तरह कंजूस मैंने कभी नहीं देखे और ना ही किसी को ऐसा देखा है। इनका तो ना जाने सामान ही अनोखा है। जहाँ देखो पुरानी ही चीज़ नज़र आ रही है। देखो ये सोफ़ा भी पुराना हो गया है और ये टूटने ही वाला है। माँ जी देखो ये सोफ़ा टूटने ही वाला है। अगर कोई मेहमान आकर बैठ गया तो ये सोफ़ा टूट जाएगा। जो मुझे दहेज में मिले हैं सोफ़े, इसको रख लो और इस सोफ़े को स्टोर रूम में डाल दो। बहू तेरे एक बार में समझ में नहीं आती, मेरा सामान अभी बहुत चलेगा। ऐसे कैसे ख़राब हो गया है, ये तो कई सालों से ऐसे ही हैं, अभी तक तो नहीं टूटा। काजल अपनी सास से हर चीज़ को कहती है, पर उसकी सास अपनी जिद पे अड़ी रहती हैं। ऐसे ही काजल अपनी सास से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर काजल एक दिन अपने पति रोहन से बोलती है, सुनो रोहन जी, किचन में जो गैस चूल्हा है ना, वे बहुत ख़राब है। उसमें गैस लीक होती रहती है। मैंने माँ जी से कहा इस चूल्हे को चेंज कर लो, जो चूल्हा मैं लाई हूँ वो लगा लेंगे। माँ जी हैं मानती नहीं हैं। खाने को नाश्ते को देर हो जाती है, फिर तुम लोगों की सुनती हूँ। तुम लोग भी यही बोलते हो खाना जल्दी नहीं बनाती, और तुम सब लोग तो मुझे ही अलकसखोरा समझते हो ना। बताओ रोहन जी मैं क्या करूँ। अरे बहू जब तक काम चल रहा है तू चलाती रहे। देख लेना तेरी सास भी एक दिन में अकल आ जाएगी। मुझे तो इतने साल हो गए तेरी सास के साथ रहते हुए, जैसे देखा था अभी तक वैसी तो है, पर चेंज नहीं हुई। रोहन बेटा तू बहू को समझा दे। अगर काजल जिद करेगी तो सावित्री इसको उल्टा सीधा सुनाएगी। तुझे तो मालूम है तेरी माँ की आदत कैसी है। मैं नहीं चाहता अपने घर में कोई दंगा फसाद हो। काजल अपनी ससुर की बात मान लेती है। काजल अब उसी सामान से सारा काम करती है। एक दिन काजल खाना बना रही थी। गैस लीक होने की वजह से काजल के कपड़े जल जाते हैं। काजल के कपड़े जलते हुए सावित्री देख लेती है। काजल बेहोश हो जाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। काजल को काफ़ी चोट आई थी। काफ़ी दिन बाद काजल हॉस्पिटल से घर आती है। देखा सावित्री, तुम्हारी जिद की वजह से बहू कितने खतरे से बची है। हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी बहू हमारे साथ रह पाएगी। तुम्हें तो बस अपने ही बारे में सोचना है, ये नहीं देखना किसी की जान खतरे में हो सकती है। सावित्री अब भी कुछ अकल में आई कि नहीं। अब तो छोड़ दो अपनी जिद और ये अना। ये सामान किस काम का, बहू अपना सारा सामान लाई है, वे इस्तेमाल कर सकती है। अगर तुमको यही गैस चूल्हे पर खाना बनवाना है तो किचन में तुम ही जाया करो। हाँ माँ बाबूजी सही बोल रहे हैं।
अभी तो मेरी पत्नी खतरे से बाहर निकली है, अब मैं नहीं चाहता कुछ और हादसा हो। अगर तुमको यही जिद है तो हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। ये सब बात सुनकर सावित्री को अपने किए पे पछतावा होता है। माफ़ कर दे काजल बहू, मुझे नहीं मालूम था मेरी जिद ऐसे ही हादसा बन जाएगी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज से ये पुराना सामान सारा बेच दूंगी और जो तू लाई है वही इस्तेमाल होगा। अगर तुझको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाती। सावित्री काजल से भी माफ़ी मांग लेती है और घर वालों से भी माफ़ी मांग लेती है। अब सावित्री के घर में सब नया सामान रह गया था और सावित्री की जिद भी सारी ख़त्म हो गई थी। अपनी बहू के साथ खुश रहती है। रोहन लाल अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। रोहन लाल के 2 बेटे थे, सोनू और मोनू। एक दिन रोहन लाल की पत्नी पड़ोस में बैठने जाती है। तभी रोहन लाल के दोनों बेटे बोलते हैं, पिताजी माँ कब आएंगी? बहुत ज़ोर की भूख लगी है। माँ को बहुत टाइम हो गया, अभी तक नहीं आई। अरे सोनू मोनू, तुम्हें भूख लगी है तो खाना खा लो। तुम्हारी माँ बोल के गई थी अगर तुम लोगों को भूख लगे तो खाना खिला दूँ। नहीं पिताजी, हम माँ के बिना खाना नहीं खाएंगे। खाना तो आप सब लोगों के साथ में खाना है। वे दोनों भाई अपनी माँ का इंतज़ार करते हैं। काफ़ी टाइम बाद सरला आ जाती है। सोनू मोनू, तुमने खाना नहीं खाया? तुम क्या मेरे इंतज़ार में बैठे थे? अरे सरला, तुम्हें तो मालूम है अपने बच्चे ऐसे नहीं हैं जो वो अलग खाना खा लें। ये तो अपने ही साथ में खाना खाएंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो। फिर सब लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे ही सोनू मोनू जवान हो जाते हैं। दोनों भाइयों की सरकारी नौकरी लग जाती है। मैं क्या सोच रही हूँ सोनू के पिताजी, दोनों बच्चे अपने जवान हो गए हैं, क्यों ना हम अच्छा सा रिश्ता देखकर इन लोगों की शादी कर दें। हाँ सरला, तुम सही बोल रही हो। अब अपने बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए, हम लोगों को इनके लिए भी लड़की देखना पड़ेगी। थोड़ी देर बाद पंडित जी आ जाते हैं और उन लोगों को रिश्ता बताते हैं। ये दोनों बहनें बहुत संस्कारी हैं, दोनों सगी बहनें हैं, रिश्ता बहुत अच्छा है। वे लोग पंडित का बताए हुए रिश्ते पर लड़की देखने चले जाते हैं। सुनीता और काजल बहुत ही संस्कारी थी और खूबसूरत भी बहुत थी। उन लोगों को दोनों बहनें पसंद आ जाती हैं। वे दोनों वहाँ पर शादी का दिन रख देते हैं। सुनो सोनू के पिताजी, मुझे दोनों बहनें तो पसंद आई हैं, पर मुझे डर लग रहा है कहीं ये आकर हमारे दोनों बेटों को न छीन लें। अरे कमला, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, वे दोनों बहनें समझदार लगती हैं। अगर हमारे नसीब में यही है तो हम दूसरी लड़की देखेंगे तो वो भी ऐसे कर सकती है। वैसे कमला, तुम खामखाई में डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों बाद सोनू और मोनू की शादी हो जाती है। वे दोनों बहनें मिलजुल कर ससुराल में काम करती हैं। उन दोनों बहनों की पहली रसोई होती है। दोनों बहनें मिलजुल कर खाना बनाती हैं। एक दिन सुनीता और काजल अपनी सास से बोलती है, माँ जी, सोनू जी का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे माँ और बाबूजी को खाना खिला देना। हमें ऑफिस में काम है, हम थोड़ा लेट आएंगे। ये बात सुनकर सरला बोलती है, अरे नहीं बहू, मेरा बेटा अगर कितनी भी लेट आ जाए फिर भी खाना हम सब साथ में ही खाते हैं। माँ जी सच बोल रही हूँ, सोनू जी ने मुझे फ़ोन किया था। सुनीता अपनी सास से बार बार बोलती थी पर उसकी सास मना कर देती थी। उन लोगों ने खाना नहीं खाया था। सोनू और मोनू भी ऑफिस से आ जाते हैं, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। सोनू अपने कमरे में जाता है, तभी सुनीता बोलती है, क्या सोनू जी, मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया था और तुम हो सब लोगों के सामने खाना खाने बैठ गए। मैंने यही सोचा था हम लोग अलग खाएंगे कमरे में।
मेरे भी कुछ शौक अरमान हैं। तुम्हारे माँ और बाबूजी हैं, एक ही रट लगा रखी है कि सब लोग साथ में खाना खाएंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सब लोगों के साथ में खाना खाना। अरे सुनीता, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? कल को मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा और घर में सब लोगों से बोल दूंगा मैं रात को लेट आऊंगा। तुम फिर कमरे में खाना ले आना। जैसे सोनू बोलता है वैसे ही सुनीता करती है। उधर काजल मोनू से शिकायत कर रही थी। अगले दिन सुनीता और काजल फिर अपनी सास से यही बोलती हैं। सरला को ये बात बहुत बुरी लग रही थी, फिर भी सरला खाना नहीं खाती। दोनों अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। कुछ टाइम बाद सोनू आ जाता है। तभी मोहनलाल सोनू से बोलते हैं, अरे सोनू बेटा, तुम इतनी लेट क्यों आए हो? हम सब लोग तुम्हारा खाने का इंतजार कर रहे थे। तुम्हें तो मालूम है हम सब लोग साथ में खाना खाते हैं। अरे क्या पिताजी, तुम लोग खाना खा लेते। मैंने सुनीता से बोल दिया था माँ और बाबूजी को खाना खिला दे, हमारा इंतज़ार ना करे, मुझे बहुत टाइम हो जाएगा। मैं अब बच्चा नहीं रहा। पहले था मैं बच्चा जो तुम सब लोगों के साथ खाना खाता था। अब मैं ऑफिस में भी खाना खा लेता हूँ। मेरा खाने को मन नहीं कर रहा। मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। क्या सोनू बेटा, तुम ऑफिस में भी खाना खाते थे, फिर भी हमारे साथ में खाना आकर खाया करते थे। अब तुम्हारे पेट में इतनी सी गुंजाइश नहीं है जो हमारे साथ थोड़ी देर बैठ जाओ। और हाँ सोनू बेटा, अपनी पत्नी से बोल दे ये पर्दे में रहा करें। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और हमारे यहाँ पर नई बहुएं पर्दा करती हैं। ये दोनों बहुएं आगे घूंघट डाल लें। उधर सुनीता रोहन के लिए खाना कमरे में ले जाती है। फिर वे दोनों खाना बैठकर खाते हैं। वे दोनों बहनें उन दोनों भाइयों को अलग कर रही थी। ये सब देखकर सरला को और मोहनलाल को बहुत बुरा लगता है। एक दिन मोहनलाल अपने दोनों बेटे सोनू और मोनू से बोलते हैं, सोनू और मोनू, तुम्हें याद है ना तुम्हारी माँ की सालगिरह आ रही है। अपनी माँ की सालगिरह में सब मेहमानों को बुलाओगे ना? हर साल की तरह तुम्हारी माँ को इस साल भी ऐसे ही इंतज़ार रहेगा। क्या पिताजी, तुम हम लोगों को पहले से बता देते। हम दोनों ने बाहर जाने का टिकट भी करा लिया है। हम दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ कश्मीर जा रहे हैं। माँ का हर साल सालगिरह बनाते हैं। आज नहीं होगी तो कोई बात नहीं, इस साल नहीं मनाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। सोनू और मोनू की ये बातें सुनकर मोहनलाल बहुत दुखी हो जाते हैं। वे दोनों अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने चले जाते हैं। ऐसे ही उनकी हरकतें देखकर वे दोनों बहुत दुखी रहने लगते थे। एक दिन सोनू अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, तुम्हें याद है मोनू का बर्थडे आ रहा है और मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर कहीं घूमने चलें। नहीं बेटा, तुम लोग घूमने जाओ, हमें टाइम नहीं है। हम लोग कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं। तुम दोनों भाई भारी करके बर्थडे मना लो। अगर हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो कौन सी हमारी कमी तुम्हें महसूस होगी। सरला और मोहनलाल घर से गांव के लिए चले जाते हैं। अपनी माँ और बाबूजी को यूं जाते देखकर दोनों भाइयों को एहसास होने लगता है। जब वे घर में नहीं होते तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। यार सोनू भाई, हमने बहुत बड़ी गलती करी है। अपने माँ और बाबूजी को हमने खुद से खुद ही दूर करा है। हम माँ और बाबूजी को छोड़कर अपनी जिंदगी जी रहे थे। आज एहसास हो गया कितना घर अधूरा सा लग रहा है। दोनों भाइयों की बात सुनकर सुनीता और काजल बोलती हैं, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब हमारी गलती है जो हमने इतने अच्छे परिवार को अलग कर दिया। उन चारों को बहुत ज़्यादा अपने किए पर पछतावा होता है। तभी सरला और रोहनलाल वापस आ जाते हैं। उन दोनों को ये देखकर हैरत में हो जाते हैं।
अरे माँ और बाबूजी, तुम कैसे? तुम लोग तो गांव वापस जा रहे थे। अरे नहीं बेटा, हम गांव नहीं जा रहे थे, बल्कि हम ये देख रहे थे तुम्हारी जिंदगी में हमारी जगह है भी कि नहीं, और तुम लोगों को एहसास दिलाना चाहते थे। वे दोनों भाई अपने माँ और बाबूजी से माफ़ी मांगते हैं और मोहनलाल अपने फैमिली के साथ खुश रहते हैं।